इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम वीर को फंसाकर रातों रात अमीर हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिलीज़ में लड़कियों को ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है ना, अमीर लड़कों को फंसाने की, ताकि अपनी गरीबी को मिटाकर बिना किसी मेहनत के अपनी तिजोरियां भर सको। इतनी तौहीन और ज़िल्लत देखकर विशाखा का सब्र टूट गया। जब वो सुर्ख चेहरा लिए बोली, बस बहुत हुआ, अब एक और शब्द नहीं। मेरे संस्कार पर उंगली उठाए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आंचल उसे खुद से ज़ुबान लड़ाता देख आंख बबूला हुई। अच्छा, तो अब तुम मुझे आंखें दिखाओगी? इतनी हिम्मत आ गई तुम में, सिर्फ एक रात वीरशाह के साथ गुजार कर? तभी विशाखा भी तेज़ आवाज़ में चीखी, बकवास बंद करो अपनी। मैं लानत भेजती हूँ वीर पर और उसकी दौलत पर, समझी? इतनी ही तुम उसकी महबूब बीवी थी तो क्यों इस शादी की नौबत आई? क्यों वो बच्चा जो उसे मुझसे चाहिए वो तुम उसे न दे सकी? विशाखा की बातें सुनकर आंचल को लगा जैसे उसने पूरा पंजा उसके मुंह पर दे मारा। गुस्से से वो उसकी तरफ बढ़ी। जब उसकी सेक्रेटरी वहां आती जल्दी से बोली, मैडम आपको दादाजी बुला रहे हैं। उस पल वो उसे सिर्फ घूरती हुई वहां से चली गई। जब उन दोनों के जाने के बाद विशाखा धड़ाम से ज़मीन पर गिरते ही तेज़ आवाज़ में रोने लगी। सच जानने के बाद अपनों से मिला धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हकीकत और ख्वाब सब पल में टूट गए थे। उसके जज्बात एहसास क्या सिर्फ एक रात के कॉन्ट्रैक्ट पर बेमोल होते बिक गए थे। उसकी ज़ात आज इतनी गिरा दी गई थी कि वो खुद से नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आंचल तेज़ कदमों से आगे बढ़ रही थी। जब उसने वीर शाह को रूम से निकलते देखा तो हैरान होती उसके पास चली आई। वीर, आप इस वक्त घर पर हैं? वो उसके करीब आती उसका हाथ थामने लगी ही थी कि वीर उसे गुस्से से दहाड़ता उससे दूर होता हुआ बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेरी इजाज़त के बिना? आंचल उसे इतने गुस्से में देख एक बार फिर ज़बरदस्ती उसके करीब आती बोली, वीर मैं बहुत खुश हूँ, हम बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। जब वीर नफ़रत से उसे खुद से दूर करता बोला, ये तुम अच्छी से जानती हो कि ये सब किसके कहने पर हो रहा है, तो तुम मुझसे कोई उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर है। वीर की आंखों में गुस्से के लिए नफ़रत देखकर उससे रहा नहीं गया। क्या मतलब, कोई उम्मीद न रखो? वीर, हमारी शादी होने वाली है, तुम मुझसे ऐसा बर्ताव करते हो जैसे मैं कोई मामूली चीज़ हूँ तुम्हारी नज़रों में। आंचल की बात पर वीर तेज़ आवाज़ में बोला, हाँ, नहीं है मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई अहमियत, नहीं है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट। और शादी होने वाली है ना, अभी हुई तो नहीं ना, क्या पता हो भी या नहीं। मैंने कभी शादी के लिए हामी नहीं भरी। अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देता वो उसे अच्छे से रूबरू करवा रहा था कि उसकी हैसियत क्या है। आंचल आंखों में अंगारे लिए उसे नज़र भरकर देखती रही, वहाँ से चली गई। जब वीर भी गहरा सांस लेता ऑफिस के लिए निकल गया। शाम ढलने लगी जब वीर शाह का दिल भी सूरज की किरणों के साथ ढलने लगा। गुजरी कल रात का एक एक पल फिर से याद आता मदहोश करने लगा। जब वो उस एहसास से बेचैन होता सब काम छोड़कर घर जाने लगा। जब बेख्तियार विला की तरफ मुड़ती उसकी गाड़ी उस हवेली की तरफ दौड़ने लगी जहाँ उसकी एक रात की बनी दुल्हन मौजूद थी। उसके बस में नहीं था वो अपने कदमों को, अपने सोचों को, जज्बों को उसकी तरफ बढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। शाम ढलती अब रात में बदल चुकी थी। जब वो आहिस्ता से रूम का दरवाज़ा खोलता अंदर आया तो देखा वो नाजुक मोम सा मुजस्समा बेड पर बैठकर हाथों पर सर रखे जैसे रो रहा था। वीर का दिल एक पल को डूब कर उभरा। जब वो उसके करीब आता उसके कंधे पर हाथ रख गया। तभी विशाखा जोर से उसका हाथ झड़कती आंखों में सुर्ख डोरियां लिए खड़ी। अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि वीर को पहली बार अपने सामने देखकर हैरान रह गई। गहरी काली लंबी पलकें वाला, आंखें खड़ी, मगरूर नाक, ऊंचा लंबा कद, गंदमी रंग, घने बालों वाला वो 22 साल का कम उम्र शहजादों जैसी आन बान रखने वाला। विशाखा को लगा कि वीर शाह कोई मैच्योर 30-32 साल का मर्द होगा, लेकिन अपनी तरह उसे भी कम उम्र देखती वो खुद को ही भूल गई। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी। आंचल यूं ही तो नहीं लड़ी थी वीर के लिए। अगर विशाखा से कहा जाता कि दुनिया की हर लड़की पागल है वीर शाह के लिए तो विशाखा आंखें बंद करके यकीन कर लेती। वो पागल कर देने की हद तक ही खूबसूरत की मिसाल था। भीगी आंखों को खुद पर मुसलसल टकटकी बांधे देख वीर ने प्यार से जैसे ही उसके चेहरे को छुआ, वहीं विशाखा गहरी सांस लेती होश में आती उससे दूर हुई। बोली, मुझे हाथ मत लगाएं वीर शाह, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं सिर्फ एक रात के लिए आपकी दुल्हन बनाई गई हूँ। फिर अब क्यों आए हैं मेरे पास? जाएं,
अपनी उस बीवी के पास जो आज सुबह मुझे जलील करके गई है। विशाखा की बातें सुनकर वीर का दिमाग काम करना बंद कर गया, लेकिन अपनी गलती समझ में आते ही वीर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आंचल ने कुछ ऐसा किया है। मैं उससे बात करूंगा। तभी दरवाजे की ओट में छुपकर खड़ी आंचल उनकी बातें सुनती जैसा गुस्से से कांप रही थी। जहाँ तक बात है रुतबे और इज्जत की, तो मैं वादा करता हूँ जब तक तुम मेरे रिश्ते में हो तो मैं आंचल के बराबर का दर्जा दूंगा। विशाखा, क्या तुम मुझे आखिरी मौका नहीं दोगी? वीर की बातों को सुनती वो नाराज़ नज़रों से उसे देखते ही मुंह फेर गई। कुछ देर उसे यूं देखने के बाद वीर शाह वहाँ से चला गया, लेकिन आंचल को नहीं देख पाया। बराबर के रुतबे की बात सुनकर आंचल के होश उड़ चुके थे। जब वो मुस्कुराकर मन ही मन में कहती, सिर्फ कह देने से किसी को इज्जत और रुतबा नहीं मिल जाता विशाखा, मकाम उसे ही मिलेगा जिसे वीर शाह मिलेगा। भले ही तुम खुद को इस आलिशान हवेली की मालकिन समझने लगो, लेकिन हो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में आई ऐसी औरत जो बच्चे के बाद यहाँ से और वीर शाह की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर वीर सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। आंचल के चेहरे पर उस वक्त शैतानी मुस्कुराहट थी। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रही? ये सुनकर कि आंचल वीर की होने वाली बीवी है, मेरा दिल क्यों जल रहा है? मैं क्यों वीर शाह को किसी के साथ सोच नहीं पा रही? विशाखा की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। उसने डरते डरते खुद से आहिस्ता आवाज़ में कहा, कहीं मुझे वीर से मोहब्बत तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं वीर से मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ उसके बच्चे के लिए लाई गई हूँ, एक आम सी लड़की हूँ। मुझे कोई हक़ नहीं है कि वीर के ख्वाब देखूँ। फिर मैं किस हक़ से उस पर गुस्सा हो रही थी? विशाखा अपने कमरे में बैठे दुख से सोचने लगी। विशाखा का दिल इस आलीशान विला में अकेले रहते घबराने लगा। कोई भी तो नहीं था जिससे वो अपनी तन्हाई बांटती। सारा दिन कमरे में पड़ी कुछ न कुछ सोचती रहती। रहने को आलीशान छत, खाने को बेहतरीन खाना, पहनने को ब्रांडेड कपड़े, एक आवाज़ पर मुलाजिमा सर झुकाए सेवा में हाजिर रहती। हर तरह की फैसिलिटीज़ थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। एक खाली खोखली सी ज़िंदगी थी जो वो जी रही थी। वो मनमोहिनी सी सूरत जो अक्सर तन्हाइयों में उसे शिद्दत से याद आती, उसके हवासों पर सवार रहती थी। उसकी संगत में गुजरी वो रात, उसकी खुशबू, उसकी गर्म सांसें विशाखा को नींद में भी तड़पाती थीं। कितने दिन हो गए थे उसे देखे हुए, वो गिन कर बता सकती थी। हमेशा की तरह सोचते सोचते रात के ना जाने किस पहर उसकी आंख लगी थी जब कोई धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। उसका दिल हमेशा क्यों धड़कता था? उसे देखकर वो आज भी इस एहसास को समझ नहीं पाया था। वीर शाह भारी कदमों से चलकर आता, उसके करीब बैठता एक टुक उसे देखने लगा। उसके सो जाने के बाद ही वो किसी प्यासे राहगीर की तरह ऐसे उसके पास से चला जाता था जैसे वो कुआं हो। ठंडा पानी वीर ने धीरे से उसके बालों को सहलाते प्यार से उसके माथे पर लब रखे। एक सुकून था उसके कुर्बत में जो उसे मिलता था। कुछ देर यूं ही उसके करीब बैठे उसे देखने के बाद वो उठा और विला आ गया, जहां आंचल बेताबी से उसका इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले वो सीधा अपने कमरे में जाता जब दादाजी की गंभीर आवाज़ ने उसे रोक लिया। वीर, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल देर से घर आने लगे हो। ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम है जो रात गए भी ख़त्म नहीं होता? ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी। बिना मुड़े जवाब देता वो आगे बढ़ा। जब दादाजी गुस्से से बोले, तो फिर क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा इरादा बदल गया? उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया। मैं जानता हूँ तुम उस लड़की से ही मिलकर आते हो। मत भूलो, वो लड़की सरगसी के लिए आई है। बस इस ख़ानदान की बहू आंचल बनेगी और उस बच्चे की माँ भी वही कहलाएगी। वीर धीरे से मुड़ा। दादाजी फिर आंचल को देखने लगा। उसके देखने पर आंचल घबरा गई। वो समझ गया कि आग उसी की लगाई हुई है, लेकिन वीर को रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, मैं उसी के पास गया था। जब तक वो मेरे रिश्ते में है मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात बहू की, तो जब तक विशाखा मेरे संबंध में है कानूनन वही बहू है आपकी, और बच्चा होने के बाद माँ से तो कोई उसका ओहदा छीन नहीं सकता। फ़िलहाल तो मैं एक और शादी करने की जिम्मेदारी उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ये भी आपकी ख्वाहिश ही थी कि मैं शादी करूँ और एक वारिस इस ख़ानदान को दूँ, तो फिर अब आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बच्चे आसमान से तो नहीं टपकते ना। उसके लिए कोशिश करनी ज़रूरी है, वही कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बात इतनी आराम सुकून से बिना किसी लिहाज और शर्म के कहता वो अपने रूम में आ गया था कि महावीर शाह का चेहरा उसकी बातों से सुर्ख अंगार बन गया, और आंचल वो तो बर्फ़ की तरह जमी खड़ी की खड़ी रह गई। दादाजी,
देखा आपने, वीर कितना बदल गया है। जो आज तक काम के अलावा कोई बात नहीं करता था, वो एक लड़की के लिए आपको इतना कुछ बोल कर गया है। उसे पसंद करने लगा है वो। मैंने कहा था ना आपसे, ये खेल मत खेलें, अब वो मुझे नहीं अपनाएगा। आंचल सदमे से कहती वहीं उनकी गोद में सर रखे रोने लगी। आंचल, रोना बंद करो मेरी बच्ची, अभी मैं जिंदा हूँ, देखता हूँ ये तुम्हारे साथ कैसे नाइंसाफ़ी करता है। जब मैं इस लड़की को वीर की ज़िंदगी में ला सकता हूँ, तो वीर की ज़िंदगी से उसे निकाल भी सकता हूँ। ये कहते ही महावीर शाह के चेहरे पर चैलेंज था। फिर ऐसा ही हुआ कि कुछ दिनों बाद वीर को शहर से बाहर जाना पड़ा। जब उसे खबर मिली कि वह बाप बनने वाला है, यानी विशाखा प्रेग्नेंट थी, इस खबर को सुनते उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उस वक्त विशाखा के पास होने का, उसे बाहों में भरने का शिद्दत से ख्वाहिशमंद था, लेकिन जिस काम के लिए वो यहाँ आया था वो पूरा किए बिना जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए दिल को मारता हुआ वो बस इतना कर सका कि उसने तमाम लोगों को जो विशाखा के पास थे उन्हें उसका अच्छा से ख्याल रखने को कहा। विशाखा अपनी माँ बनने की इस खबर से बहुत उदास हो गई। उसकी वीर शाह की ज़िंदगी से चले जाने के दिन शुरू हो गए थे। अपनी सोच पर वो उदासी से मुस्कुरा दी। न वो बच्चा उसका रहा, न उस होने वाले बच्चे का बाप उसका था। कैसी अजीब बात थी, वो हर तरफ से खाली हाथ लौटा देने वाली थी। दिन गुजरने लगे, विशाखा का हर तरह से पूरा ख्याल रखा जाने लगा। वो हॉस्पिटल चेकअप के लिए भी जाती तो पूरी टीम उसके साथ जाती, उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन वीर को उस दिन के बाद से उसने कभी नहीं देखा था। वो आज बहुत उदास थी। जब उसके सेक्रेटरी उसके पास आई, बोली, विशाखा आप उदास ना होए, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आपको इस वक्त सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। ये सुनती विशाखा उसे देखती बोली, मुझे मेरे पापा से एक बार मिलना है। वो परेशान होंगे मेरे लिए, पता नहीं उन्हें मेरे बारे में क्या कहा गया होगा। ये सुनकर सेक्रेटरी परेशान होती बोली, सर ने मुझे कहा है कि तुम बाहर नहीं जा सकती, मुझे मेरे पापा को देखना है। क्या आप इतना भी नहीं कर सकती? आंखों में आंसू लिए वो रिक्वेस्ट करती बोली। जब वो उसकी बात मान गई, ठीक है। उसने विशाखा के मासूम कमसिन चेहरे को देखते अपनी नौकरी की परवाह किए बिना हामी भर ली। वीर शाह को इन्फॉर्म किए बिना वो विशाखा को उसके पापा से मिलने का बंदोबस्त कर गई। जहां विशाखा को एक कॉफ़ी शॉप पर अपने पापा से मिलना था। राज साहब को जैसे एक मैसेज मिला, वो वक्त से पहले ही वहां पहुंच गए। वो हर पल अपनी बड़ी बेटी विशाखा को याद करते उसकी फ़िक्र में रहते। उनकी दूसरी बीवी संजना और दूसरी बेटी किरण विशाखा को पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से आए दिन झगड़ा होते रहता। इसलिए उन्हें लगा कि विशाखा घर छोड़कर कहीं चली गई। जिंदगी में आती परेशानियों की सारी वजह निकिता और किरण विशाखा को ठहराती, क्योंकि वो उसे मनहूस समझते थे। एक बार तो किरण विशाखा पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटी, और ये देख राज साहब बहुत गुस्से में भर गए थे। जब उन्हें वो पहला और ख़तरनाक अटैक आया, उसके बाद उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा दुखों में भर गई। उनकी होश में आने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि विशाखा तो चली गई, कहाँ गई किसी को भी पता नहीं था। सोचों में गुम थे कि तभी उनकी नज़र सामने से आती विशाखा पर गई, जो उन्हें देखकर रो रही थी। राज साहब उठकर उसके गले लग गए। तुम कहाँ थी विशाखा? मैं जब होश में आया तो तुम्हें अपने पास न देखकर मैं कितना परेशान था। बाप को फिक्र में देखकर विशाखा दुख से बोली, मेरी फ़िक्र मत करें पापा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप ठीक तो हैं ना? उन्हें लेकर बैठती बोली, मेरे एक दिन के अस्पताल के पैसे भी नहीं थे संजना के पास, फिर कैसे इतनी बड़ी सर्जरी करवाई, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। विशाखा, मेरी बेखबरी में मेरे पेट पीछे क्या हुआ, मुझे बताओ। उनकी बात सुनते विशाखा घबरा गई। ये बताइए आंटी और किरण कैसी है? वो बात बदलती बोली, वैसे ही जैसे पहले थी। आजकल तो उनके रंग ढंग बदले हुए हैं, जैसा खजाना हाथ लग गया हो। उनके दिल में आज भी तुम्हारे लिए कोई प्यार, कोई इज्जत नहीं है। फिर वो उसका हाथ थामते प्यार से बोले, मेरे बच्चे, मुझे बताओ सच क्या है? मुझसे झूठ मत बोलना, मैं तुम्हें लेकर पहले ही बहुत परेशान हूँ। बाप को ऐसी हालत में देखकर विशाखा फूट फूट कर रो दी। फिर धीरे धीरे हिम्मत करती बोली, मैं सरोगेट मदर बनने वाली हूँ पापा। पैसों के लिए मैंने वीर शाह से शादी की, उन्हें वारिस देने के बाद वो मुझे तलाक। विशाखा इतना ही बोली थी जब राज साहब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। ये क्या बकवास कर रही हो? ज़िंदगी को मजाक समझा है क्या? किसकी इजाज़त से तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया? अपनी उम्र देखी है तुमने? राज साहब का गुस्सा बढ़ता देखकर विशाखा धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दें पापा। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने अपने साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। राज की आंखों में बेटी का दर्द बढ़ने लगा। वो उसे बचा नहीं पाए थे इस भूखे समाज से। वो उठे और वहाँ से चले गए।
विशाखा खुद को संभालती उठी और टूटे दिल की किरचियों को समेट कर चल दी। 8 महीने बाद विशाखा को अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे ताकि वो आगे पढ़ाई जारी रख सके, इसलिए वो यूनिवर्सिटी आई थी। वो और उसकी सेक्रेटरी कार में जा रहे थे। विशाखा अपने पापा से फ़ोन पर बात कर रही थी। जब राज को सारी सच्चाई मालूम हुई थी तब वो गुस्सा भले ही हुए थे, लेकिन वो जानते थे कि ऐसे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ सकते। इसीलिए वो विशाखा के संपर्क में रहे। अभी भी वो अपने पापा से बात कर रही थी जब उसकी गाड़ी के सामने अचानक से एक मोटरसाइकिल वाले के आ जाने पर गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से विशाखा के साइड का दरवाज़ा खुल गया और वो चलती गाड़ी से गिर गई। गाड़ी हल्की चल रही थी, लेकिन फिर भी इस तरह गिरने से विशाखा को सर पर चोट आ गई और उसके सर से खून बहने लगा। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा, जिस पर वो दर्द से तड़प रही थी। अपने पापा को आवाज़ देने लगी। उसकी दर्द भरी आवाज़ फ़ोन पर राज साहब सुन रहे थे। वो परेशान हो गए। राज भी अब विशाखा को पुकार रहे थे, लेकिन उनकी बात का जवाब कोई नहीं दे रहा था। तभी सेक्रेटरी जल्दी से कार से उतरी। ड्राइवर की मदद से विशाखा को उठाती बोली, जल्दी सिटी हॉस्पिटल लेकर चलो। जब फ़ोन पर मौजूद राज साहब ने भी आवाज़ सुनी और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। विशाखा का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और यहाँ से वीर शाह का प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत दूर था। वो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए उसे इमरजेंसी में करीब के अस्पताल में ले जाना पड़ा। और उनकी सेक्रेटरी जब उसे लेकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट की वजह से विशाखा को लेबर पेन शुरू हो गया है, इसीलिए डिलीवरी आज ही होगी। विशाखा को लेबर रूम में ले जाया गया। उस वक्त दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जबकि सर पर लगी चोट से खून भी काफ़ी बह गया था। जहाँ एक तरफ विशाखा की डिलीवरी हो रही थी, वहीं राज साहब भी अस्पताल पहुँच गए। वो उस वक्त बहुत परेशान हाल में दिखाई दे रहे थे। उन्हें बच्चे की नहीं, सिर्फ अपने बेटे की जान की फिक्र थी, जो उस वक्त मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी। 4 घंटे बाद रूम से बाहर आई नर्स खुशी से बोली, बधाई हो, बेटा हुआ है, डिलीवरी नॉर्मल हुई है। ये कहती वो अंदर चली गई, जब सेक्रेटरी भी उसके पीछे चल दी। कांच में रखे उस बच्चे को देखती सेक्रेटरी बोली, बच्चे की कंडीशन कैसी है? देखिए, ये प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, ऊपर से एक्सीडेंट केस, बच्चे को अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये थोड़ा कमज़ोर है। नर्स की बात अच्छे से समझती सेक्रेटरी ने जल्दी से फ़ोन पर किसी से कांटेक्ट किया और उनसे एम्बुलेंस भेजने को कहा। उस बच्चे को वीर शाह के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने वाले थे, जहां बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलने से बच्चा जल्द ही तंदुरुस्त हो सकता था। बच्चे को ले जाने से पहले वो विशाखा के पास आई, जो उस वक्त बेहोश थी। फिर राज साहब से इज्जत के साथ बोली, आपकी बेटी ने बहुत कुर्बानी दी है आपके लिए। उसकी आवाज़ में ऐसा कुछ था जो राज साहब को चौंका गया। फिर वो रुकी नहीं और बच्चे को लेकर चली गई। राज साहब उसके पास आते प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। जब वो होश में आई, बोली, पापा, मेरा बच्चा। राज साहब क्या कहते, चुपचाप सर झुका गए। विशाखा की आंखों से उस पल मोती टूटकर गिरने लगे। राज फिर विशाखा को अपने साथ ले गए थे। पिछले 4 महीने से वो एक देश से दूसरे देश अपने काम के सिलसिले में घूमता इतना व्यस्त रहा कि उसे विशाखा से बात करने का भी मौका न मिल सका। जब तक वो इंडिया में था तब तक वो विशाखा को हर रोज़ देखता था, लेकिन उससे बात करके वो उसे किसी जहनी दबाव का शिकार नहीं होने देना चाहता था। इंडिया से जाते वक्त वीर शाह ने दिल में फैसला कर लिया था कि वापस आने पर वो उससे बात करेगा, उसे बताएगा कि वो उसे चाहने लगा है और अब किसी भी कीमत पर वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। वो अपने और उसके रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने लाते हुए उसे रस्म व रिवाज के साथ अपनाएगा, फिर चाहे उसके लिए उसे अपनों की नाराज़गी ही क्यों ना मोल लेनी पड़े। अभी वो एक ज़रूरी मीटिंग में था जब उसे अपनी सेक्रेटरी का कॉल आया और उसने वो सब वीर शाह को बता दिया जो हादसा उनके साथ पेश आया था। ये सुनते ही वीर शाह के जैसे होश उड़ गए थे। जो बेहतर लगे वो करो, लेकिन विशाखा और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। परेशान दिल से फ़ोन रखता हुआ मीटिंग यूं ही छोड़ता हिंदुस्तान के लिए निकल पड़ा। और जब वह हिंदुस्तान पहुंचा तब उसके दादाजी ने उसकी गोद में बहुत प्यारा सा बच्चा दिया, जिसे देखकर वीर शाह का दिल मोहब्बत से भर गया। वो उस मासूम को अपने सीने से लगाता, प्यार करता, सेक्रेटरी की तरफ मुड़ता हुआ बोला, विशाखा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? जब उसकी बात सुनते ना सिर्फ सेक्रेटरी बल्कि वहाँ बैठे महावीर शाह का भी रंग जर्द पड़ गया और आंचल वो तो दिल पर हाथ रखती तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी। उस लड़की का यहाँ पर क्या जिक्र वीर शाह? उसका काम तो ख़त्म हो गया और पैसे उसे मिल चुके थे। चली गई है वो हमें हमारा वारिस देकर। और अब तुम कान खोल कर सुन लो, भूल जाओ उसे, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से उसका नाम ना सुनूं। महावीर शाह सख्त तेवर से सर्द लहजे में बोले थे।
आज की कहानी का दूसरा भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए।